नमस्कार दोस्तों। आज अपन यहाँ एक और चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है डिविडेंड पॉलिसी। अगर मैं इसके एग्ज़ाम वेटेज की बात करूँ बेटा, तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस यहाँ पर एग्ज़ाम के अंदर इस चैप्टर का वेटेज रखता है। मैं इस चैप्टर को इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी के अंदर डालता हूँ क्योंकि चैप्टर की साइज़ है छोटी और मार्क्स वेटेज 4 से 5 हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ी सी भी मेहनत करें तो हमारे 4 से 5 नंबर सिक्योर हो जाएंगे। इसलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम इसका रिवीजन। सबसे पहले अगर मैं डिविडेंड की बात करूं तो डिविडेंड प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है, वो पोर्शन होता है जो हम अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। यानी प्रॉफिट के दो पार्ट कर दिए। जो हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है उसे हम डिविडेंड कहेंगे और जो हिस्सा हम अपने पास बचा करके रख रहे हैं उसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे? डिविडेंड। क्या बोला? जो हिस्सा आप बांट रहे हैं वो डिविडेंड कहलाएगा और जो हिस्सा आप अपने पास बचा रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? रिटेन्ड अर्निंग। क्लियर? रिटेन्ड अर्निंग हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए, फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए आज पैसा बचा कर के चलते हैं और डिविडेंड शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर पे करते हैं। तो दोनों का नेचर जो है वो कॉन्फ्लिक्टिंग है। हम अपनी ज़रूरतें पूरी करें या फिर शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन पूरी करें। क्लियर? एक चीज को आप ज्यादा करने जाओगे यानी डिविडेंड ज्यादा दोगे, रिटेन अर्निंग कम हो जाएगी। डिविडेंड को कम करोगे, रिटेन अर्निंग ज्यादा हो जाएगी। तो ये डिसीजन लेना हमारा डिविडेंड पॉलिसी कहलाता है कि हम डिविडेंड पे करें या फिर नहीं पे करें। और अगर हम डिविडेंड का पेमेंट करते हैं तो फिर हमें कितने डिविडेंड का पेमेंट यहाँ पर करना चाहिए। क्लियर? आइए रीड करते हैं साथ में। Dividend policy determines what portion of earning will be paid out to stockholders, stockholders कहो या shareholders कहो एक ही बात होती है, and what portion will be retained in the business to finance long term growth। हम रिटेन करते हैं अर्निंग्स को, उसके पीछे मात्र एक ही पर्पस है कि हम कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ को यहाँ फोकस कर रहे हैं। Dividend constitutes a cash flow that accrues to equity holders, whereas retained earnings are one of the most significant source of fund for financing the corporate growth। डिविडेंड जो है उसकी वजह से हमारे यहाँ पर कैश फ्लो होगा और शेयर होल्डर्स की वहाँ पर एक्सपेक्टेशन पूरी करने के लिए हम डिविडेंड का पेमेंट कर रहे हैं। जबकि अगर हम रिटेन करते हैं तो वही हिस्सा हमारे लिए फ्यूचर के ग्रोथ के लिए सोर्स ऑफ फंड का काम करेगा। बोथ डिविडेंड एंड ग्रोथ आर डिजायरेबल। डिविडेंड भी देना है और ग्रोथ भी चाहिए, लेकिन आर कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स टू ईच अदर। दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। क्लियर? हियर हायर डिविडेंड मीन्स लेस रिटेन अर्निंग एंड वाइस वर्सा। जितना ज़्यादा आप डिविडेंड दोगे रिटेन अर्निंग उतनी ही कम होगी, और अगर हम उल्टा करते हैं तो भी उसी तरीके से हमारी वर्किंग चलेगी, यानी कम डिविडेंड और ज़्यादा रिटेन अर्निंग। क्लियर? आइए देखते हैं क्या किस किस तरीके की कंपनी यहाँ पर डिविडेंड पॉलिसी बनाती है। जब आप डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। नेवरदीलेस इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ डिविडेंड आर मेनली बेस्ड ऑन 3 फैक्टर्स। तीन फैक्टर्स पर इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन डिपेंड करती है। रिडक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी ड्यू टू करंट अर्निंग बाय वे ऑफ डिविडेंड अर्निंग। अगर हमें यहाँ पर डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मिल जाता है तो उनकी यहाँ पर अनसर्टेनिटी, मतलब मुझे फ्यूचर में क्या मिलेगा, तो आज अगर आपने डिविडेंड पे कर दिया करंट में तो उनकी अनसर्टेनिटी रिड्यूस हो जाती है। इंडिकेशंस ऑफ कंपनीज स्ट्रेंथ एंड साउंड पोजीशन दैट रीपोजेस कॉन्फिडेंस इन इन्वेस्टर्स। जो कंपनियां डिविडेंड दे रही है उनकी कैश फ्लो पोजीशन बहुत साउंड होती है, तो अकॉर्डिंगली कंपनी की साउंड पोजीशन यहाँ पर, कंपनी की स्ट्रेंथ यहाँ पर हमें दिखाई देती है।
टू मीट द नीड ऑफ करंट इनकम। शेयर होल्डर अपनी करंट इनकम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी डिविडेंड चाहता है। यानी डिविडेंड के जो दो बड़े फैक्टर्स है वो हमने पहला पॉइंट पढ़ा कि ये शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू पे अनसर्टनिटी को रिड्यूस करता है, और दूसरा ये कंपनी की एक फेवरेबल पोजीशन को इंडिकेट करता है, साउंड पोजीशन को इंडिकेट करता है। क्लियर? आइए वेरियस पॉलिसीज अपन यहाँ देखते हैं। टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। क्लियर? डिविडेंड पॉलिसी का टाइप्स क्या क्या पॉसिबल है, कितने तरीके से हम डिविडेंड का पेमेंट कर सकते हैं। ये इजी टॉपिक है और बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में लेकर के इसको पढ़ रहा हूँ। रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, सिंपल शब्दों में कहूँ, जो शेयर होल्डर्स कंपनी से रेगुलर इनकम चाहते हैं उनके लिए इस तरीके की पॉलिसी बनाई जाती है। रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी का मतलब है हर साल हम कुछ ना कुछ अमाउंट का डिविडेंड पे करते हुए चलेंगे। ये कंपनी की अच्छी गुडविल को इंडिकेट करती है। अगर आप अच्छे से डिविडेंड का पेमेंट कर रहे हैं तो कंपनी की रेगुलर इनकम को इंडिकेट करती है, शेयर होल्डर के अंदर कॉन्फिडेंस इंक्रीज करती है, हमारी मार्केट वैल्यू को इंक्रीज करती है। ऐसे बहुत सारे इसके एडवांटेज हैं, बहुत सिंपल एस्पेक्ट है, आप इसे रीड करते हुए आगे बढ़ें। नेक्स्ट इज स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी का मतलब होता है कि आपको कंटिन्यूसली डिविडेंड देना है। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी का मतलब है डिविडेंड देना है और एक स्टेबिलिटी के साथ में, यानी यहाँ क्वांटम मैग्नीट्यूड की भी बात कर रहे हैं। जैसे सबसे पहला कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, यानी कि हर साल फॉर एग्जांपल 5 रुपए का डिविडेंड देना है, तो हर साल डिविडेंड भी देना है। डिविडेंड देने का मतलब है रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, लेकिन 5 रुपए का डिविडेंड देना है, दैट इज स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? बहुत माइनर सा डिफरेंस है। वहाँ 5 रुपए का डिविडेंड दे दिया, 3 का दे दिया, 2 का दे दिया, 6 का दे दिया, 8 का दे दिया, 10 का दे दिया, हर बार आप डिविडेंड का पेमेंट करेंगे। कितना देंगे डजेंट मैटर, यहाँ कितना देंगे मैटर करता है। क्लियर? तो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी का मतलब है एक स्टेबिलिटी के साथ में, एक क्वांटम के साथ में, क्वांटम की स्टेबिलिटी के साथ में यहाँ कंपनी डिविडेंड का पेमेंट कर रही है। क्लियर? नेक्स्ट इज कांस्टेंट पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो का मतलब होता है हम अपनी अर्निंग का कितना परसेंट डिविडेंड पे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 60% इज पे आउट रेशियो, तो 60% पे आउट रेशियो का मतलब क्या हुआ, जो भी आपका ईपीएस है यानी अर्निंग पर शेयर है उसका हम 60% डिविडेंड पे करेंगे। तो यहाँ स्टेबिलिटी जो है वो रेशियो की टर्म्स में फिक्स है। क्लियर? हम तो जो भी कमाएंगे उसका हम यहाँ पर फिक्स्ड परसेंटेज डिविडेंड का पेमेंट करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज स्टेबल रुपी डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड। स्टेबल रुपी डिविडेंड वही 5 रुपए का डिविडेंड देंगे प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड देंगे। एक्स्ट्रा डिविडेंड का यहाँ पर मतलब है अगर किसी ईयर में बहुत बढ़िया कमाई हो जाती है तो हम एक्स्ट्रा डिविडेंड दे देंगे। कभी कंपनी इंटरिम डिविडेंड के नाम से पे कर देती है, स्टॉक फॉर्मेट में डिविडेंड का पेमेंट कर देंगे, बोनस शेयर्स इशू कर दिए, यानी कि जो हम स्टेबल हिस्सा पे कर रहे हैं उसके साथ साथ हम यहाँ पर कुछ एडिशनल पार्ट भी पे करेंगे। क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर बेटा? तो ये हमारे यहाँ पर कुछ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी के पार्ट्स हैं, और यहाँ जब आप इसके मेरिट्स देखेंगे तो ये बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं जैसे आपके रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी के अंदर थे। नेक्स्ट पॉलिसी है हमारी इर्रेगुलर डिविडेंड। इर्रेगुलर डिविडेंड का मतलब क्या होता है? मन की मर्जी के मालिक, इच्छा हो गई तो डिविडेंड का पे कर दिया, इच्छा नहीं हुई तो डिविडेंड का पेमेंट नहीं करा। कोई रेगुलरिटी नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, इर्रेगुलर हमारी यहाँ पर डिविडेंड पॉलिसी रहेगी। क्लियर? इर्रेगुलर पॉलिसी के रीजंस क्या होते हैं उनको एक बार जल्दी से देखते हैं। ड्यू टू अनसर्टेन अर्निंग ऑफ द कंपनी, कंपनी को अगर अपनी अर्निंग के अंदर अनसर्टेनिटी नज़र आ रही है तो वो इर्रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी यहाँ पर रखते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ लिक्विड रिसोर्सेज, हमारे पास पोजीशन अर्निंग्स तो बहुत अच्छी है लेकिन लिक्विडिटी जो है वो अच्छी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर डिविडेंड को
इरेगुलर रखते हैं। द कंपनी समटाइम अफ्रेड ऑफ गिविंग रेगुलर डिविडेंड। ये एक्सपेक्टेशन थ्योरी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि भैया एक बार अगर हम रेगुलर बेसिस पर डिविडेंड देते हैं तो शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन रेगुलर डिविडेंड की हो जाती है। ऐसे केस के अंदर अगर हम किसी ईयर में डिविडेंड नहीं पे कर पाए तो वहाँ पर बेइज्जती और बदनामी जो है ज़्यादा होती है। इसलिए कंपनी उस डर के चलते शुरू से ही अपनी ऐसी आदतें रखती है कि कोई हमसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना करे। ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस के अंदर किसी भी तरीके की अनसर्टेनिटी होती है तो खुद को सेव करने के लिए हम यहाँ पर पोर्शन को रिटेन करना पसंद करते हैं, ना कि डिविडेंड देना। तो इन रीजंस के चक्कर में इरेगुलर डिविडेंड मतलब जहाँ रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी कंपनी की गुडविल को, एक स्ट्रेंथ को, मार्केट इमेज को इंडिकेट कर रही थी कंपनी की, वहीं ये सारी चीज़ें इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी के अंदर अनसर्टेन है। क्लियर? लास्ट पॉलिसी इज अबाउट नो डिविडेंड। नो डिविडेंड का मतलब क्या है? भैया हम तो डिविडेंड देते ही नहीं हैं। आपको अगर हमारे शेयर में इन्वेस्ट करना है तो आप ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस इन्वेस्ट कीजिए, आप यहाँ पर डिविडेंड के चलते इन्वेस्ट मत कीजिए। बहुत सी कंपनी ऐसा करती है कि वो डिविडेंड का पेमेंट करती ही नहीं है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट्स कॉन्स्टेंट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, ये बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है और इनको हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे किन किन फैक्टर्स की वजह से डिविडेंड पॉलिसी के अंदर इम्पैक्ट्स आते हैं। लीगल फैक्टर, फाइनेंशियल फैक्टर, इकोनॉमिक कांस्टेंट फैक्टर, नेचर ऑफ बिजनेस कंडक्टेड बाय कंपनी, एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, टाइप ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द कंपनी, मार्केट कंडीशंस, फाइनेंशियल अरेंजमेंट, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। यहाँ कुछ कुछ पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं उनको एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलता हूँ। लीगल कांस्टेंट का मतलब होता है आपको डिविडेंड से रिगार्डिंग जो भी कंप्लायंस बनते हैं वो यहाँ पर देखने पड़ेंगे। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डिविडेंड से रिगार्डिंग क्या टैक्स बनता है वो आपको ध्यान में देना पड़ेगा। कंपनी लॉ के हिसाब से आपको ये देखना पड़ेगा कि डिविडेंड का जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर का कंप्लायंस हमारे यहाँ पर अच्छे से हो। उससे पहले अगर हमें रिजर्व्स के अंदर हिस्सा ट्रांसफ़र करना है तो वो रिजर्व में कितना हिस्सा कब कैसे ट्रांसफ़र करना है वो हम यहाँ पर देख सकें। क्लियर? नेक्स्ट इज अबाउट फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब ये है कि हम अपने यहाँ पर फंड पोजीशन चेक करें और फंड पोजीशन यानी लिक्विड पोजीशन हमारी अच्छी है तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर डिविडेंड पे करें। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस कंडक्टेड। इकोनॉमिक कांस्टेंट आप खुद से पढ़ लें, कोई ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट नहीं है। नेचर ऑफ बिजनेस कंडक्टेड बाय अ कंपनी, ये भी सिंपल पॉइंट है। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब है अगर आपके पास कैश की लिक्विड पोजीशन इजी अवेलेबिलिटी है तो आप पेमेंट कर दें, अगर आपके पास इजी अवेलेबिलिटी नहीं है तो फिर हम डिविडेंड पे सोच समझ करके करेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, नई नई कंपनी है, डिविडेंड का पेमेंट करने से कतराएंगे। लॉन्ग कंपनी है, बहुत टाइम से एग्जिस्ट कर रही है, तो ऐसे कंपनी के अंदर डिविडेंड जो है वो यहाँ पर देना ज़्यादा इजी रहता है। टाइप्स ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, पब्लिक में भी क्लोजली हेल्ड कंपनी है या फिर लार्ज पब्लिक कंपनी है। तो भैया लार्ज पब्लिक कंपनी के अंदर डिविडेंड की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द कंपनी, अगर आपको फ्यूचर के अंदर खुद को फंड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा लग रही है तो फिर ऐसे केस के अंदर रिटेन करें, और अगर फ्यूचर में रिक्वायरमेंट नज़र नहीं आ रही है तो आप डिविडेंड का पेमेंट कर सकते हैं। मार्केट कंडीशन, मार्केट अगर बूम पर चल रहा है, शेयर्स को ईजीली इशू कर सकते हैं, तो ऐसे केस के अंदर अगर आप अर्निंग को डिस्ट्रीब्यूट भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मार्केट डिप्रेशन में चल रहा है तो शेयर से इशू करके पैसा लाना हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए बेटर है आप रिटेन करके रखें। फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स, फाइनेंशियल अरेंजमेंट का मतलब ये है कि अगर आपने लोन वगैरह लिया है और उसमें कुछ कंडीशंस ऐसी डाली है जो हमारे डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट करती है तो आपको उन कंडीशंस को ध्यान में रखना पड़ेगा। चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट पॉलिसी के चेंजेस की वजह से अगर हमारी इनकम पर इम्पैक्ट आता है तो हमें उन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए डिविडेंड का डिसीजन लेना होगा। तो ये बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं, आप
मतलब इसको खुद से कंप्लीट करें, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। और अगर आपको इनके अंदर दिक्कत आती है किसी भी पॉइंट को समझने में, आप मुझसे पूछ सकते हैं एज ए डाउट। आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेरी सेंड कर दीजिए, या फिर आप इनसे रिगार्डिंग जो मेरे रेगुलर लेक्चर्स हैं, रेगुलर क्लास के जो वीडियोस हैं, उनको देख सकते हैं। क्लियर? थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, टाइप्स ऑफ डिविडेंड और फॉर्म ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड के टाइप्स यानी डिविडेंड किन किन फॉर्मेट में दे सकते हैं। अगर हम जनरली बात करें तो इंडिया के अंदर दो तरीके के डिविडेंड चलते हैं, एक तो कैश डिविडेंड और दूसरा स्टॉक डिविडेंड। कैश डिविडेंड जो आप डिविडेंड का देसी मतलब जानते हैं कि कैश की फॉर्मेट में या ही डिविडेंड दिया जाता है, काइंड फॉर्मेट में डिविडेंड एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जो कैश डिविडेंड यानी कि जिनका पेमेंट कैश के अंदर किया जाएगा वो कैश डिविडेंड कहलाएगा। बॉन्ड डिविडेंड का मतलब क्या है? ऐसा डिविडेंड जिसके अंदर हम डिविडेंड के बदले में बॉन्ड देते हैं, यानी कैश नहीं दे करके यहाँ क्या देंगे, बॉन्ड देंगे, डिबेंचर्स हम यहाँ पर इशू करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड का मतलब है बोनस शेयर्स, हम यहाँ पर शेयर्स देते हैं हमारी कंपनी के फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रॉपर्टी डिविडेंड, प्रॉपर्टी डिविडेंड यहाँ हम काइंड में चीज़ें दे देते हैं, यानी कि हमने जो असेट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी असेट को दे दिया डिविडेंड के फॉर्मेट में। इस तरीके की वर्किंग इंडिया के अंदर बिल्कुल भी नहीं चलती है। जनरली कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड ही हमारे यहाँ पर फॉलो होता है। क्लियर? आइए अब हम इस चैप्टर का न्यूमेरिकल हिस्सा स्टार्ट करते हैं, थ्योरीज ऑफ डिविडेंड। क्लियर? डिविडेंड थ्योरीज अपन यहाँ पढ़ रहे हैं, दो कैटेगरी की थ्योरीज हैं, रिलेवेंस ऑफ डिविडेंड एंड इररिलेवेंस ऑफ डिविडेंड। बेटा रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड का मतलब ये है कि डिविडेंड के पेमेंट करने से क्या हमारे शेयर की मार्केट वैल्यू पर इम्पैक्ट आता है या फिर नहीं आता। और इररिलेवेंस ऑफ डिविडेंड का मतलब है ड्यू टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड शेयर की मार्केट वैल्यू पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, हमारे शेयर की वैल्यू उतनी की उतनी ही चलेगी। रिलेवेंस के अंदर अपन दो अप्रोच पढ़ेंगे बेटा, वॉल्टर मॉडल एंड गॉर्डन मॉडल। वाइल इररिलेवेंस के अंदर भी अपन मात्र एक अप्रोच पढ़ेंगे, एमएम मॉडल यानी मोदी-गिलानी एंड मिलर अप्रोच। क्लियर? आइए इन तीन अप्रोच को डिस्कस करते हैं और यहाँ से आप कम से कम दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वॉल्टर मॉडल, भैया वॉल्टर भाई साहब का क्या कहना है बहुत ध्यान से समझिए। वॉल्टर मॉडल ये कहता है कि हम अगर डिविडेंड का पेमेंट करते हैं तो उसकी वजह से हमारे शेयर की मार्केट प्राइस पर इम्पैक्ट आएगा। आप ज़्यादा डिविडेंड दोगे तो शेयर की प्राइस पर उस तरीके से इम्पैक्ट आएगा, अगर आप कम डिविडेंड दोगे तो शेयर की प्राइस पर उस तरीके से इम्पैक्ट आएगा, लेकिन इम्पैक्ट आएगा जरूर। आ रही है बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि डिविडेंड के पेमेंट से हमारे शेयर की वैल्यू जो है वो चेंज होती है वॉल्टर मॉडल के अकॉर्डिंगली। आइए देखते हैं इन्होंने अपनी अप्रोच किस तरीके से बताई, क्या फॉर्मूला दिया वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए और क्या क्या अजम्पशंस इन्होंने अपने अप्रोच को प्रूव करने के लिए लिए हैं। पहला पॉइंट, दिस मॉडल which opines that dividend policy of firms affect the value of shares. Value of share को affect करता है। If a firm is able to earn a high return on earnings retained than the stockholder is able to earn on a like investment, then it would appear beneficial to retain this earnings, all other things being equal. ये लॉजिक की बात है भैया। किस लॉजिक पर वॉल्टर फॉर्मूला काम कर रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, अब मेरा और आपके बीच में जो डिस्कशन वाला मुद्दा है वो सिर्फ इतना सा है, मैं आपको अर्निंग्स डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, आप उस अर्निंग से कितनी कमाई एक्सपेक्ट करते हैं खुद से, यानी मैंने जो आपको अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट करी है
वो आप कहीं और इन्वेस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप वहां से 10% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। अर्न ऑन लाइक इन्वेस्टमेंट, आप जहां पर भी इन्वेस्ट करें वहां से 10% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हैं। और अगर मैं 15% कमा करके दूं तो आप क्या कहोगे कि सर आपके पास ही रहने दीजिए ये अर्निंग्स, तो हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट मत कीजिए। अगर मैं 5% ही कमा करके दूं तो आप क्या कहोगे, भैया हम तो हमारे से खुद से इन्वेस्ट कर लेंगे। बहुत सिंपल और लॉजिकल बात है ना। तुम्हारा पैसा है, या तो तुम खुद से इन्वेस्ट कर लो या मैं उसे अपने बिजनेस के अंदर रिटेन करके इन्वेस्ट कर रहा हूं। अगर मैं बढ़िया कमाई कर रहा हूं, यानी कि आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कमाई कर रहा हूं, तो आपका भी सजेशन यही होगा कि मेरे पास में ही रिटेन्ड रहे। लेकिन अगर मैं घटिया कमा रहा हूं, बेकार मेरी कमाई है, बेकार परफॉर्मेंस चल रही है, तो ऐसे केस के अंदर मैं क्या कहूंगा कि भैया आप यहां पर क्या करें, हमें ही दे दीजिए हमारी अर्निंग, यानी कि आप डिस्ट्रीब्यूशन पर जोर देंगे। एक बार फिर से पढ़ते हैं, लॉजिकल पॉइंट है। A firm is able to earn a higher return on earnings retained। जो रिटेन आपने अर्निंग करी है उस पर आप ज्यादा रिटर्न्स कमा रहे हैं, किसके कंपैरिजन में, देन द स्टॉक होल्डर इज एबल टू अर्न ऑन अ लाइक इन्वेस्टमेंट। स्टॉक होल्डर्स अपने इन्वेस्टमेंट पर उससे ज़्यादा, अगर उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अगर हम कमा पा रहे हैं, देन इट वुड अपीयर बेनिफिशियल टू रिटेन दीज अर्निंग्स। ये बेनिफिशियल है कि हम अर्निंग को रिटेन करें। क्लियर। आइए वॉल्टर मॉडल के कुछ बेसिस अजम्पशंस हैं, हम उन्हें यहाँ पर डिस्कस करते हैं। द फर्म finances all investment through retained earnings, that is debt और न्यू इक्विटी इज नॉट इशूड। ना तो हमारे पास डेट से पैसा आएगा नया और ना ही नए शेयर से आएगा, हम सिर्फ हमारे पास जो अर्निंग होती है उसे ही रिटेन करके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। द फर्म्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आर एंड इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल के आर कांस्टेंट, यानी कि आर और के कांस्टेंट रहेंगे। अभी जैसे ही हम फॉर्मूला देखेंगे ना तो ये चीज़ें हमें और बहुत अच्छे से असम्पशंस जो हैं क्लियर होंगे। यानी कि हमारे पास पैसा सिर्फ रिटेन अर्निंग से इन्वेस्ट होगा। दूसरा आर और के यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी या कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो हमारी कांस्टेंट रहेगी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक ही बात है क्या? नहीं भैया, बिल्कुल भी एक ही बात नहीं है। लेकिन जैसे ही इन्होंने पहला अजम्पशन पढ़ा अपन ने, तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल और के जो है वो हमारे लिए सेम एस्पेक्ट हो गया। All earnings are either distributed as a dividend or reinvested internally immediately। हम या तो अपनी अर्निंग को इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे या फिर हमारे पास रिटेन करके रखेंगे। ये जो अजम्पशन है पॉइंट नंबर 4 का, ये हमारे क्वेश्चंस वाइज अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब हम इसकी रियलिटी की बात करते हैं तो इस तरीके से ये अजम्पशन इन्होंने माना है। बिगिनिंग earnings and dividends never change। beginning earnings and dividend never change, यानी कि फॉर एग्जांपल पहले साल मेरा ईपीएस 10 रुपये रहा, तो ये अज्यूम करा कि मेरा हर साल ईपीएस 10-10 रुपये रहेगा। और इसी तरीके से अगर मैंने पहले साल 6 रुपये का डिविडेंड दिया तो मैं आगे भी 6 रुपये का डिविडेंड पे करता रहूँगा, ऐसा असम्पशन है। देखिए इन्होंने आगे इसकी बात कही भी है, the values of the earning per share and the dividend per share may be changed in the model to determine result। हम मॉडल में वैल्यूएशन करने के लिए उनको चेंजेस लेकर के वैल्यूएशन करेंगे, बट एनी गिवन वैल्यूज ऑफ ई एंड डी आर अज्यूम टू रिमेन कांस्टेंट फॉर एवर इन द डिटरमाइनिंग अ गिवन वैल्यू। यानी कि इस अप्रोच को अगर आप रियल लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं तो इन्होंने क्या अज्यूम करा है कि अर्निंग और डिविडेंड जो है वो हमने यहाँ पर कांस्टेंट माने हैं, यानी 10 रुपीज़ एंड 6 रुपीज़ माने हैं। क्लियर। लेकिन अगर आप अपने मॉडल के अंदर वेरिएशंस करते हैं तो भी यहाँ पर वैल्यूएशंस रिजल्ट्स में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। आइए, द फर्म हैज़ अ वेरी लॉन्ग और इनफाइनाइट लाइफ, कॉमन अजम्पशन। आइए वैल्यूएशन कैसे करते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं।
वैल्यू ऑफ प्राइस या वैल्यू ऑफ शेयर P इज इक्वल्स टू डी प्लस आर अपॉन के ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाय के। डी प्लस आर अपॉन के ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाय के। यानी देखो डी और ई माइनस डी ये मेरे अर्निंग के दो हिस्से हैं। डी डिविडेंड है और ई माइनस डी क्या है, रिटेन अर्निंग। मुद्दा ये है रिटेन अर्निंग का क्या करना है। लॉजिक पे आओ। अगर आप बढ़िया कमा रहे हैं यानी कंपनी की फर्म अर्निंग अच्छी चल रही है, रिटेन कीजिए, यानी ई माइनस डी हिस्सा ज्यादा होना चाहिए। देखो आर और के जो है ना वो वही लॉजिक कंपैरिजन चल रहा है। के मतलब शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट। आ रही बात समझ में? उसके अगेंस्ट में आर कैसा है, आर बढ़िया है, हम ई माइनस डी को रिटेन करेंगे। अगर आर बेकार है हम ई माइनस डी को कम से कम रखेंगे, यानी रिटेन अर्निंग जितना कम हो सके उतना रखेंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है? डी प्लस आर अपॉन के ई माइनस डी। डी है डिविडेंड हिस्सा, ई माइनस डी है रिटेन अर्निंग हिस्सा। रिटेन अर्निंग का क्या करना है? तो यहां सिंपल सी बात है, आर और के का रिलेशनशिप चेक करना है। एक बार यहां टर्मिनोलॉजी देख लीजिए, फिर अपन इसका कॉन्सेप्चुअल समराइजेशन देखेंगे। P मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक, D डिविडेंड, E अर्निंग, R रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के नाम से आपको ये मिल सकता है। K मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट या फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। बेटा ये टर्म ध्यान रखना पड़ेगा। रेट ऑफ रिटर्न कहा है तो R है और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कह दिया तो वही K हो गया कि रिटर्न की एक्सपेक्टेशन शेयर होल्डर की कितनी है। आइए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हमारा नेक्स्ट पार्ट कि वॉल्टर जो है उसका समराइजेशन कैसे होगा। वॉल्टर व्यू ऑन ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो कैन बी समराइज्ड एज बिलो। एक क्वेश्चन आप यहां से पक्का इस स्लाइड के बेसिस पर मानते हुए चलिए कि ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो किस तरीके से वर्कआउट होता है। देखिए पहला, R इज ग्रेटर देन के ग्रोथ फॉर्म्स, यानी अगर मेरा रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, मैं बढ़िया कमा रहा हूं, तो फर्म की परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, बेटर रहेगा। आप अपने पास में फंड को रिटेन करिए। हम अपने पास फंड को बचा करके चलेंगे, कम से कम डिविडेंड दें। तो भैया दे कितना, ऑप्टिमम क्या रहेगा भैया, कम से कम यानी 0% डिविडेंड पे करना चाहिए। क्लियर? यानी कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, बहुत सारी डिटेल दी जाएगी और कहा जाएगा ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी बताओ कि कितना % डिविडेंड हमें पे करना चाहिए। तो हमने यहां पर क्या कहा, आर और के का रिलेशनशिप चेक करेंगे। आर अगर ग्रेटर देन के है तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, 0%। एक बार रीड करते हैं जल्दी से। The firms having R is greater than K may be referred to as growth firms. Growth firm ही हमारी कहलाएगी। These firms naturally can earn a return which is more than what shareholder could earn on their own. शेयर होल्डर खुद से जितना कमा सकते हैं उससे ज्यादा हम यहाँ पर उन्हें कमा करके देंगे, इसलिए रिटेन करना बेटर है। सो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो टू फॉर ग्रोथ फर्म इज 0%, कम से कम डिविडेंड हम दें। नॉर्मल फर्म्स जहां R इज इक्वल टू के है, ऐसी सिचुएशन में कोई ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट नहीं होता। आप कितना ही डिविडेंड दीजिए आपके शेयर की प्राइस पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, उतनी की उतनी ही हमारी प्राइस चलती रहेगी। क्लियर? नेक्स्ट, डिक्लाइनिंग फर्म जहां रिटर्न कम है, कॉस्ट ज्यादा है। ऐसे केस के अंदर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही है, हमें ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड पे कर देना चाहिए। 100% हम डिविडेंड का पेमेंट यहां पर कर देंगे। ऑप्टिमम पे आउट रेशियो फॉर द डिक्लाइनिंग फर्म इज 100%. So according to Walder, the optimum payout ratio is either 0%. 0% कब होगा, जब R ज्यादा है,
और 100% कब होगा? जब R कम है इन कंपैरिजन टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्लियर? आइए यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक बार आप मुझे फॉर्मूला रिमाइंड करा दीजिए। क्या था फॉर्मूला बेटा प्राइस कैलकुलेट करने का? व्हाट इज द फॉर्मूला? D प्लस R अपॉन के ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाय के। क्लियर? एग्जाम्पल, सारी वैल्यूज आपको यहाँ पर दे रखी है, सिर्फ फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। फॉर्मूले को सॉल्व करने का अपना एक तरीका है। सबसे पहले अपन e माइनस डी को सॉल्व करें, फिर इनटू कर दें उसमें r और अपॉन कर दे के, यानी उल्टा चलना है, उर्दू की तरह पढ़ना है। e माइनस डी इनटू r अपॉन के करा, प्लस कर दिया उसमें d, पूरे को डिवाइड कर दिया के से। एक ही बार में कैलकुलेटर पर हमारी ये वर्किंग पूरी हो जाएगी। अगर आप सीधा चलेंगे तो फिर आपको वहाँ पर 2 स्टेप के अंदर वर्किंग करनी पड़ेगी। एक बार वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लीजिए, फिर प्लस माइनस कीजिए। लेकिन अगर आप उल्टा चलते हैं तो आप जल्दी और एट ए टाइम एक ही बार में कैलकुलेटर पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? ई माइनस डी करें सबसे पहले, फिर इनटू करें आर से, अपॉन कर दें के ई से, प्लस करें उसमें डी और पूरा डिवाइड कर दें के ई से। क्लियर? उर्दू की तरह करना है, रिवर्स से पढ़ते हुए वर्किंग सॉल्व करेंगे। तो बहुत सिंपल है बेटा, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड वर्किंग है, इसलिए आप ही लोग करेंगे इसको। आइए सेकेंड पार्ट अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सप्लाइड टू यू डिटरमाइन थियोरेटिकल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी एज पर वॉल्टर मॉडल। वॉल्टर मॉडल के हिसाब से आपको यहाँ पर वर्किंग करनी है। देखिए ये क्वेश्चन अपन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। अल्टरनेटिवली किस तरीके से इन्फॉर्मेशन आ सकती है उसके लिए अपन ने एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हैं। अर्निंग्स ऑफ द कंपनी 5 लाख, डिविडेंड पेड 3 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग 1 लाख। तो नंबर ऑफ शेयर देने की वजह से हम यहाँ पर हर एक चीज की यानी कि अर्निंग की और डिविडेंड की पर शेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कैसे आएगी पर शेयर वैल्यू? 5 लाख की अर्निंग है, उसे 1 लाख नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दें तो आपके पास 5 रुपए ईपीएस आ गया। सिमिलरली डिविडेंड पेड 3 लाख रुपए है, 1 लाख नंबर ऑफ शेयर से उससे डिवाइड कर दें तो आपके पास में क्या निकल करके आ जाएगा? डीपीएस आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो यानी प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग। प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो क्या हो जाएगा? ईपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस। ये बेटा हमारे केई का फॉर्मूला है, पिछले चैप्टर में हमने रिवाइज करा था। अर्निंग कैपिटलाइजेशन अप्रोच ईपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100, डिविडेंड कैपिटलाइजेशन अप्रोच डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। तो यहाँ जब मैं बात कर रहा हूँ प्राइस अर्निंग रेशियो की, ये 8 दिया है, ये मेरे लिए काम का है। क्या काम का है बेटा? इससे मैं केई कैलकुलेट करूंगा। आप चाहें तो लिख लीजिए, केई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पी रेशियो। ये फॉर्मूला इस चैप्टर के अंदर बहुत काम आएगा बेटा। क्लियर? तो 1 अपॉन पी रेशियो करेंगे यानी 1 अपॉन 8, तो 12.5% आ जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। वाइल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 0.15 यानी कि 15%। आर यू सेटिस्फाइड विद द करंट डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फर्म? If not, what should be the optimum dividend payout ratio in this case? Optimum dividend payout ratio भैया आर और केई को कंपेयर करें। अब देखो केई इन्होंने हिडन कर दी थी तो वो डिटरमाइन करनी पड़ी आपको पहले। केई 12.5 हमने निकाली, आर 15 है, बढ़िया कमाई चल रही है, 0% इज द ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी। क्लियर? ये ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपके लिए और हैं, ठीक है? आप इनको यहाँ पर सॉल्व करें और किसी तरीके का कोई डाउट हो तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए अगली अप्रोच हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अगला मॉडल है हमारा गॉर्डन्स मॉडल। भैया ये भी वही बात कह रहा है जो वॉल्टर मॉडल ने कही थी, लेकिन कहने का अंदाज जो है वो यहाँ पर अलग है। क्लियर? आइए
This model, which opines that dividend policy of a firm affects its value of the share and firm is based on the following assumptions. कुछ assumptions इन्होंने भी लिए हैं और बहुत सारे common assumption रहेंगे. The firm is an all equity firm, no debt. There is no outside financing and all investment are financed exclusively by retained earnings. तो common assumption है बेटा दोनों जो वॉल्टर मॉडल के अंदर भी थे. Internal rate of return R of the firm remain constant. Again common assumption. Cost of capital K of the firm also remain same regardless of the firm change in the risk complexation of the firm. Again KO cost of capital cost of equity same रहेगा. Same to same assumption बेटा. The firm derives the earning in perpetuity यानी long term life हमारे यहाँ पर रहेगी. And the retention ratio once decided upon is constant. Thus the growth rate of the firm is also constant. ये important है और technical है. Retention ratio B किसे कहते हैं? retention ratio हम अपनी अर्निंग का कितना हिस्सा अपने पास बचा रहे हैं वो हिस्सा कहलाएगा रिटेन अर्निंग. ये कांस्टेंट रहेगा. जैसे वहाँ कहा था ना ई और डी हमने कांस्टेंट माने हैं, ऐसे ही इन्होंने रिटेंशन कितना हिस्सा बचा रहे हैं ये कांस्टेंट मान लिया. क्लियर? इसको कांस्टेंट मानने की वजह से हमारी ग्रोथ रेट भी कांस्टेंट हो गई. क्योंकि ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट होती है बेटा? हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले रिवीजन में भी पढ़ा था. रिटेंशन रेशियो इनटू रेट ऑफ रिटर्न B इंटू आर इज इक्वल टू ग्रोथ रेट. अपन ने ऊपर C पॉइंट में R को कांस्टेंट कर दिया था. नेक्स्ट F पॉइंट के अंदर अपन ने रिटेंशन रेशियो को कांस्टेंट कर दिया. जब दोनों चीज़ें कांस्टेंट है तो हमारी ग्रोथ रेट भी कांस्टेंट रहेगी. K इज ग्रेटर देन G हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी ग्रोथ रेट से ज़्यादा होगी. अ कॉर्पोरेट टैक्स डज नॉट एग्जिस्ट. कॉर्पोरेट टैक्स रेट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है. बेटा गॉर्डन मॉडल की अगर मैं बात करूं तो ये मॉडल हम पिछली रिवीजन क्लास यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर ही डिस्कस कर चुके हैं. कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जो आपने ग्रोथ मॉडल पढ़ा था D1 अपॉन प्राइस प्लस G इंटू 100, वही मॉडल यहाँ प्राइस कैलकुलेट करने के काम आएगा. लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से हम इसे यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे. आइए देखते हैं. गॉर्डन यूज्ड द फॉलोइंग फॉर्मूला टू फाइंड आउट प्राइस पर शेयर. P is equals to E इंटू 1 माइनस बी अपॉन के माइनस बी आर. ये बेटा वही फॉर्मूला है. इसको मैं एक बार थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करता हूँ. आप इसी के आगे लिखिए इक्वल्स टू दे करके E इंटू 1 माइनस बी. बी था बेटा रिटेंशन रेशियो. रिटेंशन रेशियो को 1 में से या 100 में से अगर आप माइनस कर देंगे तो पे आउट रेशियो आ जाएगा. यानी जितना हिस्सा बचा लिया उसके अलावा जो बचा हुआ हिस्सा है वो हमारा रिटेन अर्निंग कहलाएगा. तो अर्निंग का जो हिस्सा आपने बचाया उसके अलावा जो बैलेंस पोर्शन है वो हमारा डिविडेंड है. तो E इंटू 1 माइनस बी जब अपन ने करा तो हमारे पास क्या आ गया? डिविडेंड अपॉन के माइनस बी आर. के कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बी इंटू आर जी. क्लियर? बी इंटू आर क्या आएगा? जी. तो ये क्या फॉर्मूला हो गया? D1 या डिविडेंड अपॉन के माइनस जी. ठीक है बेटा. अब आप अगर उस फॉर्मूले को समराइज करें तो जी इधर प्लस में था, उधर लेकर के गया बेटा तो माइनस हो गया. के माइनस जी इज इक्वल टू D1 अपॉन पी. पी को ले गया मल्टीप्लाई में और पूरा एज इट इज अपॉन में आ गया. तो D1 अपॉन के माइनस जी हमारे यहाँ पर उस फॉर्मूले से वैल्यू निकल करके आएगी. क्लियर? तो सेम वर्किंग है, कुछ नया नहीं है. आइए टर्म्स एक बार देख लेते हैं. P जो है मार्केट प्राइस पर शेयर है, E अर्निंग पर शेयर है, B रिटेंशन रेशियो है. 1 माइनस पे आउट रेशियो करेंगे तो रिटेंशन रेशियो आ जाएगा और 1 माइनस बी का मतलब है डिविडेंड पे आउट रेशियो. क्लियर? नेक्स्ट के कैपिटलाइजेशन रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल. बी इंटू आर जो है वो हमारा ग्रोथ रेट कहलाता है. क्लियर? अगर ग्रोथ की टर्म्स में क्वेश्चन दिया है तो हम यहाँ पर जो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल वाला फॉर्मूला अपन ने यूज़ करा है उसके बेसिस पर वर्किंग करेंगे. रिटेंशन रेशियो और अर्निंग की टर्म्स में आपको वर्किंग दे रखी है तो फिर हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को यूज़ करके वर्किंग करेंगे. क्लियर? बहुत सिंपल वर्किंग है. आइए देखते हैं.
डिटरमाइन द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एलिमेंट लिमिटेड गिवन के 11%, ई 20 रुपये, आर दिए आपको बहुत सारे। द मार्केट प्राइस बी डिटरमाइन इफ बी 90%, बी 60%, बी 30%। आइए पहला पार्ट अपन कर लेते हैं। ई दे रखा है 20, 1 माइनस बी 0.90 डिवाइडेड बाय के ई है मेरा 0.11 और माइनस कर दिया बी आर 0.9 इंटू 0.12। इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए। इसे कैलकुलेटर पर पूरा निकाल सकते हैं क्या एक साथ? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं सजेस्ट करूंगा आप 2 स्टेप में ही वर्किंग करें, ठीक है? क्योंकि अपॉन में मल्टीप्लिकेशन वगैरह चल रहा है, तो इसलिए बेटर है कि आप उसे सिंपल एक स्टेप बढ़ा करके करें, क्योंकि शॉर्टकट में अगर गलती हो जाए तो वो शॉर्टकट क्या काम का। क्लियर? टाइम बहुत ज़्यादा भी नहीं लगेगा, इसलिए आप इसे सिंपल मैनर में अपने तरीके से सॉल्व करें। आइए आगे देखते हैं। सेम आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, डिविडेंड पेमेंट रेशियो, रिटेंशन रेशियो दोनों ही दे दिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है, आर दिया है, ईपीएस दिया है। तो आपको सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट बात यही है कि सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो आप फॉर्मूला याद रखें, 2-3 क्वेश्चन उस तरीके के प्रैक्टिस में रखें और फिर उसके बेसिस पर वर्किंग करें, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है। डिविडेंड एंड अनसर्टेनिटी, द बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट। जब हम वॉल्टर मॉडल की बात कर रहे थे बेटा, तो उन्होंने कहा था आर और इज इक्वल्स टू के हो नॉर्मल फॉर्म में, आर इज इक्वल्स टू के जब है तो डिविडेंड इररिलेवेंट है, डिविडेंड जो है शेयर की प्राइस को अफेक्ट नहीं करता। अगर अपन गॉर्डन मॉडल से वैल्यूएशन करेंगे तो भी इस सिनारियो में यही इंटरप्रिटेशन आएगा, आर इज इक्वल्स टू के। यानी बेसिक मॉडल की बात करें, डिविडेंड मॉडल हो यानी कि गॉर्डन मॉडल हो या वॉल्टर मॉडल हो, दोनों ने आर इज इक्वल्स टू के में एक ही बात कही है कि डिविडेंड इररिलेवेंट है, शेयर की प्राइस को अफेक्ट नहीं करता। लेकिन गॉर्डन मॉडल ने फर्दर एनालिसिस करा और थोड़ा सा आगे जाकर के जब एनालिसिस करा तो इन्होंने अपनी बात इस तरीके से कंक्लूड करी, द बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट। यानी इनका कहना है कि अगर कोई पक्षी आपके हाथ में है तो उसकी आपके लिए वैल्यू ज़्यादा है, अगर वो बाहर भ्रमण कर रहा है, उड़ रहा है, तो उसके लिए आप कब वो आएगा, कब आपके पिंजरे में बैठेगा, नहीं पता। तो जो आपके हाथ में माल है, जो करंट इनकम है, जहां सर्टेनिटी है, उसकी वर्थ हमेशा ज़्यादा होगी फ्यूचर के अनसर्टेन मामले से। इसलिए अगर R इज इक्वल टू के है तो ये कहना गलत होगा कि डिविडेंड से वर्किंग पर फर्क नहीं पड़ रहा। डिविडेंड तो भैया करंट इनकम है, वो आपकी वैल्यू पर इम्पैक्ट डालेगी, क्योंकि हर इन्वेस्टर अनसर्टेनिटी से भागना चाहता है, रिस्क अवर्स होता है, और जहां उसे रिस्क लगती है वहां वो उसको कंपनसेट करने के लिए ज़्यादा रिटर्न चाहता है। इसलिए आज की वैल्यू और फ्यूचर की वैल्यू में ये बड़ा अंतर है। आज की वैल्यू में सर्टेनिटी है तो हमें इसके फॉर्मेट में ज़्यादा रिटर्न यानी ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न से हम रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन फ्यूचर में अगर आप हमें देते हो तो फिर हमारा रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा एक्सपेक्टेड होगा, इसलिए वैल्यू के अंदर फ़र्क आएगा। आइए पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। Gordon revised this basic model later to consider risk and uncertainty. रिस्क और अनसर्टेनिटी को कंसिडर करने के लिए इन्होंने यहाँ पर फर्दर एनालिसिस करा है। According to Walter, dividend policy will not affect the price of the share when R is equals to K. Walter भाई साहब के हिसाब से R is equals to K हो तो फिर शेयर की प्राइस पर इम्पैक्ट नहीं आता है। But Gordon goes one step ahead and argues that dividend policy reflects the value of share
इवन व्हेन r इज इक्वल टू k। जब r बेसिक मॉडल में तो बेटा इनकी भी वैल्यू सेम आएगी r इज इक्वल टू k के केस में, लेकिन इन्होंने फर्दर एनालिसिस करके इसको रिमूव करा है रिस्क को कंसिडर करते हुए। द क्रक्स और कॉर्डन्स आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टू assumptions। इन्वेस्टर्स आर रिस्क अवर्स, इन्वेस्टर रिस्क लेना पसंद नहीं करता, इसलिए वह दे पुट अ प्रीमियम ऑन सर्टेन रिटर्न एंड डिस्काउंट पेनलाइज अनसर्टेन रिटर्न। सर्टेन रिटर्न को हम कुछ एक्स्ट्रा वेटेज देंगे, जबकि हम यहाँ पर जो भी अनसर्टेन रिटर्न है उन्हें पेनलाइज करेंगे, ज़्यादा रेट से डिस्काउंट करेंगे। क्लियर? आइए अगली अप्रोच है हमारी बेटा डिविडेंड इररिलेवेंट थ्योरी, मोदी-ग्लानी एंड मिलर मॉडल। क्लियर? आसान अप्रोच है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन के लिए। क्लियर? इन्होंने क्या कहा कि भैया हमारे यहाँ पर जो शेयर की प्राइस है वो अर्निंग पर डिपेंड करती है, डिविडेंड के साथ में उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। किस पे डिपेंड करती है हमारी प्राइस? अर्निंग पर, डिविडेंड के साथ उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। और अर्निंग जो है हमारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पर डिपेंड करता है। तो इन्होंने कह दिया हमारी तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है और उसके लिए हम पैसा डेट से नहीं लाएंगे, या तो रिटेन अर्निंग को यूज करेंगे या फिर नई इक्विटी लेकर के आएंगे। क्लियर? आइए देखते हैं क्या कहती है ये अप्रोच। According to the theory of the value of firm depends solely on its earning power resulting from the investment policy and not influenced by the manner in which its earning are split between dividend and retained earning। रिटेन अर्निंग को आप कैसे भी स्प्लिट कीजिए डिविडेंड और रिटेन अर्निंग में, उससे हमारे शेयर की प्राइस पर इम्पैक्ट नहीं आएगा। कुछ असम्पशंस लिए इन्होंने। कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट कैपिटल मार्केट है भैया, मतलब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, इन्वेस्टर के पास इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल रहेगी, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमारे यहाँ पर नहीं लगेगी। ठीक है? सिक्योरिटीज़ जो है वो हमारी डिविजिबल है, इन्वेस्टर जो है प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। देयर आर नो टैक्सेस, कोई डिफरेंस नहीं है कैपिटल गेन टैक्स में और नॉर्मल डिविडेंड टैक्स के लिए। नेक्स्ट, द फर्म हैज़ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी विच विल नॉट चेंज। ये इंपॉर्टेंट अजम्पशंस है हमारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होगी हर साल। सो इफ द रिटेन्ड अर्निंग्स आर री इन्वेस्टेड there will not be any change in the risk of the firm, so K remains same। रिटेन अर्निंग यहाँ पर अगर हम री इन्वेस्ट करते हैं तो K जो है वो हमारे यहाँ पर सेम रहेगा, यानी कॉस्ट जो है वो सेम चलेगी। फ्लोटेशन कॉस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? फ्लोटेशन कॉस्ट हमारे यहाँ पर नहीं होगी। आइए वैल्यूएशन देखते हैं इस अप्रोच का। वैल्यूएशन, कैलकुलेशन ऑफ P1। वैसे बेटा ये P0 का फॉर्मूला है, अगर मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया इसलिए डायरेक्ट P1 की अपन बात कर रहे हैं। P1 एक्सपेक्टेड प्राइस कितनी होगी? भैया मैंने शेयर की प्राइस में इन्वेस्टमेंट किया फॉर एग्जांपल 200 रुपये, मुझे 20% का रिटर्न चाहिए, तो 200 प्लस 20% 240 रुपये मुझे मिलने चाहिए। अब तुम डिविडेंड के नाम पे देना चाहो उसके नाम पे दे दो, तुम प्राइस के नाम पर देना चाहो प्राइस के नाम पर दे दो। अगर 10 रुपये का डिविडेंड दे दिया तो प्राइस 230 रहेगी, 20 रुपये का डिविडेंड दे दिया तो प्राइस 220 रहेगी, 0 रुपये का डिविडेंड दिया तो 240 रहेगी। यानी इस D1 को एक बार के लिए उधर ले जाओ, मुझे P1 प्लस D1 चाहिए। ये माइनस D1 को मैं इधर लेकर के आया तो मुझे P1 प्लस D1 चाहिए। तो मैं जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो विथ माई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना आना चाहिए? P1 प्लस D1 के बराबर। तो D1 को अगर मैं माइनस कर दूंगा इसमें से तो हमारे पास प्राइस निकल करके आ जाएगी। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर्स। नए शेयर्स कितने इशू करने पड़ेंगे? ये बात कहां से आ गई यार, नए शेयर क्यों इशू करने पड़ेंगे? नए शेयर्स इसलिए इशू करने पड़ेंगे क्योंकि हमारी क्या पॉलिसी है बेटा?
हमारी पॉलिसी है कि हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? बोले या तो रिटेन अर्निंग या फिर नए शेयर। तो इन्वेस्टमेंट में से रिटेन अर्निंग माइनस कर दो, तो आई माइनस ये ई और डी का जो डिफरेंस अपन ले रहे हैं ये टोटल में है, ई माइनस एन डी वन। तो ये टोटल एन इंटू डी वन क्या हो गया? टोटल डिविडेंड। टोटल अर्निंग में से टोटल डिविडेंड जब आपने माइनस कर दिया तो आपके पास क्या निकल करके आ गया? रिटेन अर्निंग। इन्वेस्टमेंट में से रिटेन अर्निंग इतनी है, तो बाकी का बचा हुआ पैसा नए शेयर से लाना पड़ेगा, तो उसे डिवाइड कर दिया मैंने P1 से। फिर से क्या बोला बेटा? इन्वेस्टमेंट माइनस रिटेन अर्निंग। आप चाहें तो यहां गोला बना करके लिख लें, ई माइनस एन डी वन क्या कहलाता है? रिटेन अर्निंग। अर्निंग माइनस डिविडेंड। डिविडेंड एक शेयर का था, उसको एन नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करा तो टोटल डिविडेंड आ गया। टोटल अर्निंग माइनस टोटल डिविडेंड, डिवाइड कर दें इसको P1 से। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ फर्म। फर्म की वैल्यू कैसे निकालें भैया? जो भी हमारे यहां पर फ्लो हो रहा है उसे जोड़ लीजिए, n प्लस डेल्टा एन इंटू P1 प्लस नई अर्निंग जो होगी माइनस इन्वेस्टमेंट जो पैसा जाएगा, पूरे को डिवाइड कर दें 1 प्लस KE से। क्लियर? थोड़ा सा फॉर्मूलों को हमें यहाँ पर याद करना पड़ेगा। P1 एक्सपेक्टेड प्राइस है, P0 करंट प्राइस है, D1 एक्सपेक्टेड डिविडेंड है, I इन्वेस्टमेंट को डिनोट कर रहा है, E टोटल अर्निंग्स है, KE कैपिटलाइजेशन रेट, N नंबर ऑफ शेयर्स और डेल्टा N न्यू शेयर्स। क्लियर? आइए इसके बेसिस पर अपन क्वेश्चन देखते हैं। X company limited has 1 lakh shares outstanding. The current market price is ₹15 each. 1 लाख शेयर है हमारे पास और अभी प्राइस चल रही है 15 रुपए। अभी प्राइस 15 रुपए चल रही है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? P0 करंट प्राइस। The company expects a net profit of ₹2 lakh during the year and it belongs to rich class for which the appropriate capitalization rate has been estimated to be 20%. 2 लाख रुपए नेट प्रॉफिट है, यानी टोटल अर्निंग ई है ये हमारा। नेक्स्ट, कैपिटलाइजेशन रेट 20% है, यानी कि ये हमारा KE है। द कंपनी इज कंसिडरिंग डिविडेंड ऑफ ₹2.5 पर शेयर फॉर द करंट ईयर। 2.5 रुपए का शेयर हम यहाँ पर डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल का, तो ये D1 है। What will be the price of the share at the end of the year if dividend is paid and dividend is not paid? डिविडेंड पे करते हैं तो क्या प्राइस होगी, डिविडेंड नहीं पे करते हैं तो क्या प्राइस होगी? P0 दिया है, KE दिया है, D1 दिया है, फॉर्मूले में अप्लाई कीजिए, प्राइस आ जाएगी। यहीं पर एक लाइन और जोड़ दी जाती है कि इन्वेस्टमेंट मेरा 5 लाख रुपए का है, तो बताइए कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। क्लियर? तो 2 केस अपन हमेशा यहां पर लेते हैं। डिविडेंड पे करते हैं तो क्या वैल्यूएशन रहेगा, और डिविडेंड नहीं पे करते हैं तो फिर हमारा क्या वैल्यूएशन रहेगा। क्लियर? तो ये हमने यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर डिस्कस करा बेटा कि किस तरीके से यहाँ पर वर्किंग करी जाती है। वॉल्टर मॉडल के अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो E इंटू 1 माइनस बी होल डिवाइडेड D प्लस R अपॉन KE, E माइनस D होल डिवाइडेड बाय KE, ये वॉल्टर फॉर्मूला है। गॉर्डन फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो E इंटू 1 माइनस बी अपॉन KE माइनस BR, या फिर D1 अपॉन KE माइनस G। और अगर मैं अप्रोच मोदी ग्लानी एंड मिलर अप्रोच की बात करूं तो यहाँ पर मोदी ग्लानी एंड मिलर अप्रोच हमारी क्या कह रही है? बोले यहाँ सबसे पहले आप P1 कैलकुलेट कीजिए, P0 इंटू 1 प्लस KE में से माइनस कर दें D1। दूसरा, नए शेयर्स कितने इशू करने पड़ेंगे? इन्वेस्टमेंट माइनस रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग निकलेगी E माइनस ND1 से। पूरे को डिवाइड कर दूंगा मैं हमारे यहाँ पर किससे? पूरे को डिवाइड कर देंगे हम किससे? P1 से, तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। और नेक्स्ट 1, अगर मुझे टोटल फॉर्म की वैल्यू निकालनी है तो क्या करूँ? N प्लस डेल्टा N इंटू P1 प्लस अर्निंग माइनस इन्वेस्टमेंट होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE।
फ्यूचर के 1 साल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और 1 प्लस के से डिवाइड करके उसकी वापस प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दी। क्लियर? तो यहाँ कुछ MCQ क्वेश्चंस अपन देखते हैं। ये एक और इसी तरीके का क्वेश्चन, यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी गिवन है, 6 लाख रुपए का नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप इसे ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट, ये इस तरीके के आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 पर क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ कैलकुलेशंस वाला है, तो आप उसे करिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा है। ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो बताइए। R 15% है और के 12% है, तो वॉल्टर का हमें यहाँ पर समराइजेशन पता होना चाहिए। R ज़्यादा है इसलिए हम कम डिविडेंड देंगे, यानी C 0% हमारा आंसर रहेगा। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, अजम्पशंस के बेसिस पर भी हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है। Which one of the following is the assumption of Gordon model? K is greater than G, बिल्कुल है assumption. Retention ratio once decided is constant, बिल्कुल है. Firm is an all equity firm, बिल्कुल है. All of the above, तो all of the above हमारे यहाँ पर वर्किंग रहेगी। ठीक है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर रखे हैं सैम्पल के लिए। आप इसके नोट्स जो है वो यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बेटा वेरियस क्वेश्चंस देखे हैं। आप इसे यहाँ पर इस वीडियो के बेसिस पर पूरे चैप्टर को कंप्लीट करें, और किसी भी तरीके का कोई डाउट हो आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा।